डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल हमने डिस्कस कर लिया था, सिंगल प्रोडक्ट होता है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होती है, और हम डिवीजन करते हैं किसके बेसिस पे, डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे, या मेजर एक्टिविटीज और फंक्शंस के बेसिस पे। जिसका डायग्राम ये था सिर्फ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आगे पार्ट्स में बांटा है, उसका एक ही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, उसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग और सेलिंग, ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दी है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक परचेज, प्रोडक्शन, एक हो जाएगा मार्केटिंग और सेलिंग, समझ गए ना। फंक्शंस है, मेन मीनिंग मेरे को समझाने का मतलब, मेरा मोटिव ये है, यहाँ पे फंक्शंस है। अब डीमेरिट्स, स्ट्रक्चर की कमियां क्या क्या है ना। हर चीज जो है उसके अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होंगे। तो डीमेरिट्स में सबसे पहला है डी एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर सारे अपना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के बारे में सोचते हैं। जैसे हम पार्ट्स में बांटते हैं ना, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग। अब परचेज वाला सोचेगा मैं परचेजिंग अच्छी कर दूं, मुझे वाक्यों से क्या लेना देना। प्रोडक्शन वाला सोचेगा मैं प्रोडक्शन अच्छी कर दूं, मुझे वाक्यों से क्या लेना देना। तो सारे जो है अपने अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपने अपने गोल के बारे में। तो इसको हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में, सभी अपने अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए हम एक बहुत बड़ी लिमिटेशन इसको मानते हैं कि डी एम्फेसिस, डी मतलब लेस, कम एम्फेसिस दिया जाता है, कम इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, हार्मोनियस एडजस्टमेंट करना और मिलजुल के काम करना, है ना। तो अब कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन, जब हमने मेरिट की थी तो ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन बन जाता है। अब डीमेरिट में हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, दोनों बातें आ जाती, कभी कभी बन भी जाता है और कभी कभी नहीं भी बनता। नहीं बनता कैसे, अब परचेज वाला जब ये सोच रहे कि मैंने परचेजिंग कर ही दी तो मुझे दूसरों से क्या लेना देना, तो कहीं ना कहीं वो बेटा प्रोडक्शन वाले के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा ना, उसके साथ मिलके काम नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा सिर्फ। तो जब सारे एक दूसरे से मिलके काम नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, मिलके ऑब्वियसली एडजस्टमेंट नहीं होगी, हार्मोनियस पीसफुल एडजस्टमेंट। जब तक पीसफुल एडजस्टमेंट नहीं होगी किसी भी पार्ट की, तब तक गोल नहीं अचीव हो सकता। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये प्रॉब्लम आती है, कौन सी प्रॉब्लम, क्या, कोऑर्डिनेशन की। नेक्स्ट क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इंटर मतलब आपस में, डिपार्टमेंटल मतलब आपस में डिपार्टमेंट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयां। बट अब लड़ाइयां पता किस चीज पे होती हैं, फंड से रिलेटेड। जब पैसे बांटने की बारी आती है ना, तो सिंपल सी बात सुनो, परचेज वाला कहेगा मेरे को पैसे ज्यादा दो, टोटल जैसे सपोज टू बी 5 लाख रुपीज है, परचेज वाला कहेगा मुझे पैसे ज्यादा दो, मुझे परचेजिंग करनी है। प्रोडक्शन वाले कहेगा मुझे ज्यादा दो, है ना, टोटल 5 लाख है, कहेगा मुझे 2 लाख दे दो, इनको थोड़ा थोड़ा दे दो बाकी, ठीक है। और ये कह रहा है मुझे 3 लाख दे दो, इनको थोड़ा थोड़ा दे दो, मेरा काम ज्यादा है। तो ये आपस में डिपार्टमेंट्स वाले आपस में क्या करते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स करते रहते हैं, लड़ाइयां करते रहते हैं, चाहे वो फंड से रिलेटेड है, चाहे वो कोई और है, पैसे से रिलेटेड हो ना हो, कोई और हो चाहे, पर डिस्प्यूट्स इनके होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक लिमिटेशन कंसीडर की जा सकती है कि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर तो बेटा केस स्टडी आती है, बार बार आई है कि चेंजेस नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। ग्रोथ करनी होती है तो कौन से स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, डिविजनल। तो यही चीज यहाँ पे है कि ये इनफ्लेक्सिबल है, इसके अंदर चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इवन जैसे सपोज टू बी कोई नया डिपार्टमेंट भी ऐड करना है, कोई एम्प्लॉय ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। कुछ भी ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिविजनल। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज, और इनफ्लेक्सिबल मतलब चेंज नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होती क्या है, आंसरेबिलिटी। क्या होती है, आंसरेबिलिटी। यही चीज यहाँ पे लिखनी है आपने कि जब भी फंक्शनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर ध्यान से समझना, आंसरेबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बन क्या रहा है बेटा, सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। अब परचेज वाला तो साफ ये बात बोल देगा भाई मैंने तो परचेजिंग अच्छी करी थी उस प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल वगैरह अच्छी क्वालिटी का परचेज किया था। अब पता नहीं प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन अच्छी करी है कि नहीं करी, मुझे क्या पता। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलेंगे, एक दूसरे पे ब्लेम डाल देंगे।
कोई जवाब नहीं देगा कि क्यों नहीं प्रोडक्ट सेल हो रहा। वो कहेगा कि प्रोडक्शन वाले की गलती है, प्रोडक्शन वाला कहेगा मार्केटिंग की, मार्केटिंग वाला फाइनेंस की, सारे एक दूसरे पे बातें डाल देंगे, आंसर कोई ढंग से देगा ही नहीं। और हम फिक्स भी नहीं कर सकते आंसरेबिलिटी, क्योंकि हम सिर्फ परचेज वाले की गलती कैसे निकाल सकते हैं, एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो उसने रॉ मटेरियल गलत परचेज किया होगा, सिर्फ एक की गलती नहीं होगी, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन अच्छी नहीं की होगी, या तो वहां पे भी गलती हो सकती है, यहाँ कहीं मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग अच्छी नहीं की होगी, वहां गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये किसकी डीमेरिट थी? फंक्शनल की। अब डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे डिविजनल। डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सा है ये पता होना चाहिए, इसके अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं बिल्कुल सिंपल डिविजनल का, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पहली डिवीजन होगी मेजर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। ये मीनिंग बताया था आपको कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैंने 2 प्रोडक्ट ले लिए, कौन कौन से ले लिए? सपोज टू बी एक गारमेंट्स ले लिया, एक कॉस्मेटिक्स ले लिया, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, गारमेंट्स एक मल्टी फंक्शनल यूनिट है, गारमेंट्स के अंदर ही परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग हो जाएगी। कॉस्मेटिक्स के अंदर ही परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग। मतलब यहां से डिविजनल शुरू होता है, यहां तक डिविजनल ही रहते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? फंक्शनल। तो लेकिन आपने ये बात मेंशन नहीं करनी कि आगे बढ़ते तो फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। आप खुद कॉमन सेंस यूज करोगे कि पहली डिवीजन आपने देखनी है, अगर आप पहली डिवीजन देखोगे तभी आपको पता चलेगा ना डिविजनल है फंक्शनल है ना। अब डिविजनल की कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या है ये सुन लो। सबसे पहला है एक्सपेंसिव। भाई ऑब्वियसली एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा इसके अंदर लगते ही हैं। क्यों? गारमेंट्स का परचेज डिपार्टमेंट अलग से बनता है, ठीक है। सपोज भी इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है एक, ठीक है, और एक सेल्स डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और एक है फाइनेंस, ठीक है। अब गारमेंट्स का परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस जो भी डिपार्टमेंट है, वही सारे डिपार्टमेंट अलग से कॉस्मेटिक्स के अलग बनाने पड़ेंगे। कॉस्मेटिक्स का परचेज अलग होएगा, प्रोडक्शन अलग होएगा, मार्केटिंग अलग होएगा, सारे अलग होंगे। तो जब दोनों के डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, मतलब इसका परचेज अलग, इसका परचेज अलग, तो भाई खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर दोनों का एक ही परचेज डिपार्टमेंट होता तो खर्चा कम हो जाता, क्योंकि दोनों उसी में से परचेजिंग हो जाती, एम्प्लॉइज भी कम रखने पड़ते, जगह भी कम लेनी पड़ती, और उसका जो एक्सपेंस है ऑब्वियसली कम हो जाते। बट उनके दोनों के अलग अलग होते हैं, ये रूल है डिविजनल का। क्या 2 प्रोडक्ट हैं तो दोनों प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट्स आगे वो अलग अलग होंगे, बिल्कुल दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, एक दूसरे से मैस नहीं करेंगे हम लोग इन दोनों को कि मतलब एक डिपार्टमेंट की परचेजिंग जो उधर हो रही है तो उधर जाना पड़ेगा परचेजिंग देखने के लिए कि सही हो रही है कि ऐसा कुछ नहीं। तो इसी वजह से सबसे बड़ी लिमिटेशन की खर्चा, ऐसा बड़ा वेस्ट होता है इसके अंदर डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि जितनी डिविजन्स उतने डिपार्टमेंट ज्यादा और उतनी बार रिपीट करने पड़ते हैं डिपार्टमेंट्स। कन्फ्लिक्ट्स, इसमें भी कन्फ्लिक्ट्स। अब तुम कहोगे इसमें किस चीज के कन्फ्लिक्ट्स? यार कन्फ्लिक्ट्स हमेशा पैसे से रिलेटेड होते हैं। टोटल ऑर्गेनाइजेशन के पास सपोज टू बी 10 करोड़ है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स वाला कहेगा, कॉस्मेटिक्स वाला कि मेरे को 7 करोड़ दे दो, गारमेंट्स वाले को 3 करोड़ दे दो, बहुत है उसके लिए, तो मुझे 7 करोड़ चाहिए क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स महंगे भी होते हैं और कहीं ना कहीं क्वालिटी भी अच्छी चाहिए होती है हमें। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो कॉस्मेटिक अच्छे से बिक नहीं पाएगा और अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा मैं। गारमेंट्स वाला कहेगा भाई मैं क्यों फंड्स कम लूं, बाद में अगर कम रिजल्ट आया तो तुम तो मुझे आके बोलोगे, है ना। तो आपस में इनके लड़ाइयां होती ही होती हैं, जहां पे यार ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग काम करेंगे ना, तभी तो फंक्शनल में भी कन्फ्लिक्ट्स किया हमने, डिविजनल में भी होंगे। जहां पे एक से ज्यादा काम करेंगे वहां लड़ाइयां होंगी होंगी, कॉमन सेंस से, मतलब नॉर्मल सी बात है। घर में 2 लोग भाई बहन इकट्ठे हैं वो लड़ लेते हैं, यहाँ तो फिर बहुत सारे लोग हैं, है ना, कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे। इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, अब यहाँ पे भी यही बात है, फंक्शनल में भी यही लिमिटेशन थी क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। गारमेंट्स वाला सोचेगा कि मैं गारमेंट्स की सेल ज्यादा करूं, मुझे कॉस्मेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरे गारमेंट से प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। कॉस्मेटिक्स वाला सोचेगा मेरे को कॉस्मेटिक्स से प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, मुझे गारमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक गारमेंट या सिर्फ एक कॉस्मेटिक की तरफ थोड़ी है, वो तो सबको मतलब क्या देता है, एम्फेसिस देता है कि क्या दोनों अच्छे से सेल हो और प्रॉफिट दोनों से आए, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये अपने अपने किसकी डिवीजन के बारे में सोचते हैं, अपनी अपनी यूनिट्स के बारे में सोचते हैं, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। क्या हो जाता है, इग्नोर। क्लियर एवरीवन, आ रहा है समझ? तो ये हो गया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस।